हेलो डियर बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया है। ठीक है, चलिए। तो भाई आज का लेक्चर रहेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड्स एग्जाम में आना ही आना है। एक डेरिवेशन जरूर आता है इसमें से। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 एप्लीकेशन आज बताएंगे, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सही से समझ लीजिएगा, सबके स्टेप सेम हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको वो स्टेप्स बता दूंगा जो तीनों डेरिवेशंस में यूज होंगे। ठीक है, अगर ये आपको याद हो गए, ये तीनों के तीनों डेरिवेशन बड़े आराम से कर सकते हो। क्लियर? शुरू करें? वेरी गुड, चलिए देखिए। देखिए, स्टेप वन। स्टेप वन ये रहेगा भाई, पहले तो मैं ये बता दूं गॉस थ्योरम किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो गॉस थ्योरम यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने। ठीक है, तो हमारा मोटो क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। क्लियर? तो पहला स्टेप ये रहेगा, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस पासिंग गॉसियन सरफेस। अब आपको गॉसियन सरफेस नहीं पता क्या होता है तो जान लीजिए, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री रहती है। ऐसा फिगर हम खुद से चूज करते हैं, ताकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम मिले। ठीक है, और एंगल भी सेम हो, थीटा बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी कांस्टेंट रहे। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या है? इमेजिनरी क्लोज सरफेस। ठीक है, imaginary closed surface at which electric field and theta क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, रिमेन्स सेम। ठीक, कंसीडर गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दी। इमेजिनरी क्लोज सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर रिमेन्स सेम। ऐसे सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। समझ गए बात को? हाँ, तो कंसीडर अ गॉसियन सरफेस पासिंग through that point where electric field have to be calculated। हाँ, सिंपल सी बात है, ये है पहला स्टेप। मींस जो आप गॉसियन सरफेस सपोज कर रहे हैं वो उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे। ठीक, स्टेप 2 रहेगा बेटा, जब आप ये कर लें तो आपको एरिया एलिमेंट सपोज करना पड़ेगा। कंसीडर एरिया एलिमेंट ऑन Gaussian surface and calculate flux linked with
linked with element then total flux linked with whole Gaussian surface। और कैसे कैलकुलेट करोगे टोटल फ्लक्स? उसका फॉर्मूला होगा बेटा फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई ई लिख लेते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से आप टोटल फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप यही। थर्ड स्टेप की तरफ आओ, आओ जल्दी आओ। थर्ड स्टेप ये रहेगा बेटा, जब आपको फ्लक्स मिल जाए, फ्लक्स मिल गया टोटल फ्लक्स, हाँ, इसके बाद अब आपका काम ये रहेगा, आपको चार्ज इनक्लोज निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि गॉस थ्योरम आप लगाने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम के लिए आपको क्या क्या चाहिए? गॉस थ्योरम क्या है बेटा आपका? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई का काम हो गया, अभी क्यू का काम बचा है ना, तो क्यू निकालेंगे पहले, क्यू इनक्लोज्ड, समझ पा रहे हो? डस्टर कहां गया? ठीक, चलो इधर ध्यान दो। अब क्यू इनक्लोज के लिए क्या करेंगे भाई? नाउ कैलकुलेट क्यू enclosed by Gaussian surface, Gaussian surface। अब बेटा क्यू इनक्लोज जानते हो कैसे निकलता है? क्यू इनक्लोज निकालने के तीन तरीके होते हैं, वो डिपेंड करता है कैसा फिगर है, कैसा फिगर आपने मान रखा है, ठीक है। फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस ये डिपेंड करता है चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मींस सिर्फ लेंथ में चार्ज फैला है, उसके लिए भाई आप लैम्डा यूज करेंगे। लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। वेरी गुड। फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं क्यू बाई एल। यहां से बताओ क्यू कितना आ गया? लैम्डा एल। यही हो जाएगा चार्ज इनक्लोज, ठीक है। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लैम्डा की यूनिट तो बताने की जरूरत है नहीं, कूलम पर मीटर। दूसरा रहेगा बेटा जब बात आएगी सरफेस की, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिंबल है सिग्मा, और सिग्मा का फार्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। ये कब यूज करेंगे? जब चार्ज पूरे सरफेस में फैला हो, तब सिग्मा यूज करेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। यहां से आप क्यू निकाल पाओगे ना, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये रख देना, ठीक है। और तीसरा क्या होगा भाई? जब चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हो, आयन पूरे वॉल्यूम में फैला हो, तब उसको बोलते हैं बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिग्मा सॉरी रो सिंबल है, रो इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और यहां से अगर आप क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बता दो भाई। क्यू इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम। हो गया। ये तीन वैल्यू रखी जाती हैं चार्ज के प्लेस पे। कैलकुलेट मैंने लिखा ना, कैलकुलेट क्यू इनक्लोज बाय सरफेस। या तो लैम्डा एल रखोगे, या तो सिग्मा ए रखोगे, या तो ये रखो, ठीक। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। स्टेप 4 एंड दैट विल बी द लास्ट स्टेप। भाई हमने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी गॉस थ्योरम की। उसने कहा मुझे फ्लेक्स दो, मैंने कहा दे दिया।
उसने कहा मुझे चार्ज इनक्लोज दो, मैंने कहा दे दिया। तो अब देर किस बात की, अप्लाई कर देते हैं गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो भाई, क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई और क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए एंड देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ही तो ये सब बवाल कर रहे थे। आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड पे, समझ गए, स्टेप 4 पे खत्म हो जाएगा। ये सारे स्टेप हैं जो हमें अपकमिंग जो डेरिवेशंस होंगे उसमें अप्लाई करना होगा। कोई समस्या आपको, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। चेक, चलो शुरू करें, स्टार्ट करें। पहला डेरिवेशन, पहला एप्लीकेशन, ये तो स्टेप थे जो कि सारे एप्लीकेशन में लगेंगे। जल्दी चलो देखो भाई, पहला एप्लीकेशन देख लीजिए। पहला एप्लीकेशन है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है, या ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी बोल सकते हो। लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज, कुछ भी आप बोल सकते हो, या लीनियर चार्ज। कहने का मतलब है, इधर देखो, कहने का मतलब है ये बेटा एक वायर मान लो, देख पा रहे हो, मैं बीच में मोटा क्यों बन गया, चलो कोई बात नहीं। इसको चार्ज दिया गया, ये इसके लेंथ में फैल गया और ये इनफाइनाइट लेंथ का है। इस रॉड की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे, R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पे पॉइंट P है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। आप देख रहे हो, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, लैम्डा है। तो ये सारी चीजें गिवन क्वांटिटी हो गई। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर, ठीक है। R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो आप देख सकते हो दो ही गिवन क्वांटिटी है, लैम्डा है और R है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, तो समझ जाइए इन्हीं दोनों के टर्म्स में आपका आंसर आएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। याद करो डेरिवेशन, सॉरी हाँ, एप्लीकेशन का फर्स्ट स्टेप जो अभी आपको लिखा है मैंने रिसेंटली, आपको एक गॉसियन सरफेस मानना होता है जो उस पॉइंट से पास हो जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, ठीक। चलो, और कैसा आप फाइंड, देखो इस वायर से मिलता जुलता कोई क्लोज फिगर, तो हमारे दिमाग में आता है बेटा सिलेंडर, तो हम सिलेंडर सपोज करेंगे ताकि सिमेट्रिक हो। स्फेयर अगर सपोज करेंगे तो थीटा बदल जाएगा हर जगह,
थीटा भी सेम नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं रहेगा, तो डेफिनेशन हमारी गलत हो जाएगी गॉसियन सरफेस की, सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। चलिए, कंसीडरिंग a Gaussian cylindrical surface passing through, कहां से पास हो रहा, पॉइंट P से पास हो रहा हो। चलो बनाटो, ये देखो सिमेट्री के लिए इधर भी एक पॉइंट ले लो चाहो तो, P डैश। हाँ भाई, तो आपको सिलेंडर दिख रहा है ना, यही है गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, यही है इमेजिनेशन। ओके, इसको और लंबा कर दूं, ठीक। चलिए, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस देख लिया आपने। आगे क्या लिखे, कंसीडरिंग अ गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P हैविंग रेडियस कितना r एंड लेंथ, इस गॉसियन सरफेस की लेंथ भी मान लेते हैं स्मॉल l, इसकी लेंथ है बेटा स्मॉल l, ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया बच्चों, गॉसियन सरफेस मान लिया उस पॉइंट से पास होता हुआ। दूसरा स्टेप किसी को याद है क्या था, आपको एरिया एलिमेंट मानना होगा। बेटा एक सिलेंडर में 3 सरफेस होती हैं, दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस, दिस इज फ्लैट सरफेस, दिस इज आल्सो फ्लैट सरफेस, या आप एंड सरफेस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। क्लियर? तो हर सरफेस पे एक एक एरिया एलिमेंट मानोगे, ठीक है। कंसीडरिंग एरिया एलिमेंट dA on each surface, that is, each surface बोलने का क्या मतलब है, कर्व सरफेस, ठीक है, एंड बोथ एंड सरफेस, ठीक है। सब पे एक एक एरिया एलिमेंट मान लीजिए, मान लिया जाए कि छोड़ दिया जाए, छोड़िए नहीं भाई, डेरिवेशन इनकम्प्लीट रह जाए। एक देखो ये डीए माना मैंने, इसका एरिया वेक्टर ये डीए इधर जाएगा। अरे ये टॉप का एरिया वेक्टर जानते हो ना, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये ऊपर वाला है, इसका परपेंडिकुलर किधर जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बेटा ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी बेटा। और बीच का एंगल थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, बोलो हाँ, बोल दो हाँ। इसी तरह नीचे एक सरफेस नीचे भी मानोगे, इसका डीए नीचे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इधर जाएगी, थीटा अगेन 90 डिग्री हो जाएगा, बोलो हाँ। समझ पा रहे हो? एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट, एक अभी कर्व सरफेस पे बाकी। चलो यहां कर्व सरफेस पे मान लेते हैं ये डीए, इसका डीए बेटा यहां जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इधर ही है, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। समझ पाए? 3 सरफेस, तीनों पे एक एक एरिया एलिमेंट, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं टोटल फ्लक्स, ठीक है। नाउ टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, जीसीएस,
गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। तो बताइए कितना होगा, चलो जल्दी बोलो क्या होगा बेटा। फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। क्लोज का मतलब होता है पूरे फिगर में जितने सरफेस हैं सबका इंटीग्रेशन। तो बताओ पहले कर्व सरफेस लिख देते हैं, ई डी ए। बेटा कर्व सरफेस के लिए मुझे एंगल बता सकते हो, ई डी ए कॉस कितना लिखूं, आप कहेंगे सर 0 डिग्री, प्लस लगाओ। एंड सरफेस, बेटा दोनों एंड सरफेस के लिए बात सेम है, तो मैं 2 टाइम्स कर दूं, 2 टाइम्स एंड सरफेस, और यहां मैं लिख दूं ई डी ए कॉस 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। नहीं है, कॉस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो इनका काम तो खत्म हो गया, ये 0 हो गया, ठीक। यहां ई को इंटीग्रेशन के बाहर कर लो, क्यों बाहर किया, ई इज सेम, भाई तभी तो गॉसियन सरफेस मानना है कि ई सेम रहे। ई को बाहर कर लिया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, dA, और dA का इंटीग्रेशन करोगे, CS कर्व सरफेस है, तो बेटा जब कर्व सरफेस का टोटल इंटीग्रेशन करोगे, ये dA, ये साइड वाला dA जब पूरा फैलेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है, इनटू A फॉर कर्व सरफेस एरिया। चलो मुझे बता दो, हाँ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप कहेंगे सर वो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर तो ठीक है, एच क्या है, लेंथ है, तो 2 पाई आर एल आया, ये फ्लक्स वाला काम हो गया। इसके बाद का स्टेप याद है किसी को, फ्लक्स निकाल लिया हम लोगों ने, अब चार्ज इनक्लोज निकालते हैं। चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, बेटा अब बताओ तीनों में से कौन सा लगाओगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लगाओगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाओगे, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाओगे। तो आप कहेंगे सर इसमें तो लेंथ में चार्ज फैला हुआ है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लगा देते हैं, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा एल, ठीक है, Q इज इक्वल टू लैम्बडा एल। लेंथ, भाई गॉसियन सरफेस के अंदर वाला ही चार्ज लेना है, पूरी रॉड के अंदर कितना चार्ज है वो उससे मतलब नहीं है, हमें कितने लेंथ का चाहिए, जितना बड़ा हमारा गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है उतने ही लेंथ का चाहिए, दैट्स व्हाई लैम्बडा इनटू एल, ठीक। चार्ज इनक्लोज का काम हो गया, अब अप्लाई कर दो, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, कहां लिख दूं यार, जगह तो आई नहीं, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की वैल्यू रख दो एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, ठीक है। मैं इधर साइड में कर दूं क्या, देखो जगह होती नहीं बनाई जाती है, फाई इसमें रख दो, फाई ई की जगह रखो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, क्यू की जगह आपने रखा लैम्बडा एल, एल से और नीचे एप्सिलॉन नॉट है, एल से एल कैंसिल, तो ई की वैल्यू आ गई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई आर, ठीक है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बाई आर, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन स्टार हो गया बेटा, यही फॉर्मूला में, ठीक। तो याद रखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इतना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बाई आर, ठीक। तो आपको अगर लैम्बडा पता है, डिस्टेंस पता है,
मैंने आपको पहले ही बताया था रिजल्ट में सिर्फ लैम्डा और आर आएगा, इसके अलावा कछु नहीं आएगा, वही आया। ठीक है, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करना चाहो E वर्सेस R तो प्लॉट कर सकते हो, E वर्सेस R ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। ठीक, बोलो, हो गया डेरिवेशन खत्म। चलें बढ़े दूसरे डेरिवेशन की तरफ। ये समझ में आ गया, भेजे में उतरा, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखिए, मिटा दूं इसको, भाई तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इतना समझ लो, मैं भी यही आ सकता, यही आ जाएगा, क्षमता है इसके अंदर, और बार पूछा जा चुका है। चलिए देखिए, दूसरा एप्लीकेशन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शीट। मतलब एक बहुत पतली सी थिन शीट है जिसको चार्ज दिया गया है, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान दो, पहले फिगर बना लेते हैं। अब सही से बन जा। बेटा एक थिन शीट है, ठीक है, इसको चार्ज दिया गया, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके सरफेस पे। चार 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 हाँ, तो भाई ये चार्ज मैंने दे दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इस सीट की वजह से मान लो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ये P, ठीक है। अब कि मैं डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, फील्ड सेम होगा। क्यों सेम होगा बेटा, यहां से फील्ड लाइंस पैरेलल निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करती है कि कितनी फील्ड लाइंस आ रही पहुंच रही, पता ना। क्लोजनेस या क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा तुम कहीं भी खड़े हो जाओ इस सीट के सामने, हर जगह आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम मिलेंगी। दैट्स वाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालोगे, कहीं निकालोगे, बस सीट के सामने रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, वो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। दैट्स वाई मैंने डिस्टेंस मेंशन ही नहीं किया, ठीक। अब ध्यान दो, तो फिर गिवन क्वांटिटी क्या, तो आर भी गिवन नहीं है, तो गिवन में है बेटा सिग्मा। ओहो, सिग्मा इज गिवन क्वांटिटी। सिग्मा है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, ठीक। चलिए, अब पहला स्टेप आपको पता है क्या होता है, एक गॉसियन सरफेस मानते हैं, उस पॉइंट से पास होता हुआ जहां फील्ड आपको कैलकुलेट करनी। तो इसी के सिमेट्रिक मैं एक पॉइंट इधर भी ले लेता हूं,
इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P डैश। अब P और P डैश से पास होता हुआ हम एक सिलेंडर, फिर सिलेंडर मानने जा रहे हैं। अरे ये वहां पहुंच जाएगा ही नहीं। चलो भाई, ये है बेटा सिलेंडर पॉइंट P, ये इधर रहेगा बेटा P डैश, ठीक है। ये यहां से पंक्चर करके गया है, ठीक है। चलिए, ये आप सिलेंडर देख पा रहे हैं, ये है गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस जो P और P डैश से पास हो रहा, ठीक है। तो मैं कंसीडरिंग बार बार नहीं लिखूंगा, समझ गए। कंसीडरिंग, अब बस मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं। कंसीडरिंग अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू P एंड P डैश, ठीक है, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बता देता हूं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है, ठीक। डायरेक्ट हम फ्लक्स पे पहुंचे हैं। फिर बताओ दूसरे स्टेप में क्या है। दूसरे स्टेप में बेटा आप क्या करते थे, एरिया एलिमेंट कंसीडर करते थे हर सरफेस पे, तो वही काम यहां करेंगे। एक एरिया एलिमेंट यहां मानेंगे, देख रहे हो, ये जिसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। बेटा फील्ड लाइंस भी ऐसे ही आ रही हैं, ये फील्ड लाइंस है, इसकी वजह से फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में आ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है, तो थीटा हो जाएगा बेटा 0 डिग्री, समझे। इधर भी एक एरिया वेक्टर मानो, सेम यहां भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं पैरेलल, तो बेटा यहां पे आप एक डीए मानोगे, डीए ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक। अब एक इस पे मानेंगे आप, इसके कर्व सरफेस पे, ठीक है भाई, दोनों एंड पे मान लिया, अब एक कर्व पे भी मान लो। चलो यहां मान लेते हैं, ये डीए वेक्टर इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो इधर है, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। कर्व सरफेस, अगर आपको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इधर मान लेता हूं, छोटे इस वाले सरफेस पे मान लेते हैं। नहीं तो आप कहें क्या कर दिया सर, ये डीए है, अब ठीक है, ये इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इधर वाली ही ले लो, तब भी 90 डिग्री बनेगा, थीटा, ठीक है। ये तीसरा सरफेस हो गया, तीनों सरफेस पे एक एक एरिया एलिमेंट मान लिया। चलो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस विल बी, कितना होगा भाई, पिछली कहानी फिर से रिपीट करिए, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। बेटा दो एंड सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, तो पहले कर्व सरफेस का लिख दें,
ए डी ए cos 90 डिग्री, जो कि 0 हो जाएगा, ट्वाइस कर दीजिए। दो एंड सरफेस है, तो एंड सरफेस ई डी ए cos 0 डिग्री, ये टोटल फ्लक्स है। चलो अब आगे आओ, फाई ई, बेटा ये तो 0 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती, हटाओ इसको। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर लो, अंदर सिर्फ डी ए आएगा, एंड सरफेस फाई ई 2 ई, डी ए का इंटीग्रेशन करोगे बेटा, ये जो डी ए क्रॉस सेक्शन में, तो जाहिर सी बात है ये कितना भी एक्सपेंड होगा, जब ये पूरा आप ऐड करेंगे, सबको छोटे छोटे टुकड़े ऐड करेंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मैंने माना उसी के बराबर आ जाएगा। तो 2 ई ए वेयर मैं लिख दूं, इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन, कंफ्यूज मत होइएगा। चलो भाई, आधा काम हो गया हमारा, आधा क्या लगभग काम हो गया। फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आने के बाद दूसरा काम क्या होता है, चार्ज इनक्लोज निकालते हैं। नाउ चार्ज, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है बेटा, ये सीट है, और चलो ये सिलेंडर है, कैपेसिटर है, ये सीट है, ये सिलेंडर ऐसे जा रहा है, तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, जितना इसका जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उतना ही ये पंक्चर करके जा रहा है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ जितना इसका क्रॉस सेक्शन है उतना ही चार्ज इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से चार्ज इनक्लोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा, ये यूनिट एरिया का है, इसको अपने क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, Q इनक्लोज मिल गया। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम बेटा अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू यहां से रख दो, Q की वैल्यू यहां से रख दो, तो इधर देखो क्या क्या मिलेगा आपको, फाई इज इक्वल टू, सॉरी फाई क्यों लिख रहे हैं, फाई के प्लेस पे 2EA इज इक्वल टू, Q के प्लेस पे भाई यहां से कहां गया, हाँ Q इज इक्वल टू सिग्मा है, सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ कुछ कैंसिल होगा, आप कहेंगे यस सर, A कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डन 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 डन, इक्वेशन स्टार। अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है और किसी चीज पे नहीं डिपेंड कर रहा, ठीक है ना, समझ गए। चलो ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इससे कुछ केस रिलेटेड हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लगे हाथ, फिर हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी नोट करिए, वी डोंट हैव टाइम। लिया स्क्रीनशॉट, नोट कर लिया जो भी है। अब आगे देखो, इससे रिलेटेड कुछ केस भी हैं बेटा, वो भी डिस्कस कर लें। Case first, electric field due to two charged parallel plate। दो चार्ज पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा, ये सीख लो, जरूरी है, इस पे क्वेश्चन आता है। चलो
एक प्लेट मैंने ये सपोज किया बेटा, मैं एक सिखा दूंगा, एक आप खुद से कर लीजिएगा। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। सिमिलर चार्ज दे दूं, ठीक है। चलो सिमिलर चार्ज दे दिया, प्लस 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 प्लस। एक अभी अपोजिट वाला भी करा देंगे, या अपोजिट वाला आप खुद से कर लोगे, मैं बस फिगर बता दूंगा, ठीक है। ये दो प्लेट हैं, सिमिलर चार्ज हैं, आप दोनों नेगेटिव कर लोगे तभी कोई दिक्कत नहीं। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 2, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं लेट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, मान लेते हैं इस पे ज्यादा चार्ज है, इस पे कम चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे दो चीजों में पूछेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कहेगा कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और आपसे पूछेगा Q पर कितना होगा। P मतलब दोनों प्लेट के बीच में, Q मतलब आउटसाइड। ये Q इधर भी हो सकता है, इधर भी रिजल्ट सेम मिलेगा। बात समझ पा रहे हो ना? तो देखो चलो पहले फॉर पॉइंट Q, फॉर पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के लिए, अरे बता भी तो बेटा। ये पॉजिटिव प्लेट है ना, तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से फील्ड किधर होती है? आउटवर्ड। तो इस प्लेट की वजह से मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, ठीक है। ये वाला प्लेट भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा पॉइंट P पर। या अगर आपको कंफ्यूजन है, आप खुद को पॉजिटिव चार्ज समझ के उसी पॉइंट P पे खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए, इस वाले चार्ज ने फोर्स इधर लगाया, ठीक है, और ये वाली प्लेट आपको इधर पुश करेगी, तो आप समझ गए ना, E2 इधर होगा। E2 बेटा मैंने E2 की लेंथ छोटी रखी, E1 बड़ा रखा, क्यों? क्योंकि E1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ी है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? बोलो बोलो बोलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? E नेट इज इक्वल टू आ गया बेटा E2 माइनस नहीं E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू बता दो बेटा, सिग्मा 1। अभी आपने पढ़ा कि एक प्लेट की वजह से फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई कितना होता है? 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी पढ़ा है, ड्रामा नहीं। और इधर सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ज्यादा ज्यादा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये E नेट आ जाएगा। अच्छा मान लो कि इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, भैया तीनों बराबर हो, तीनों बराबर हो तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0, ई नेट हो जाएगा बेटा 0, बात खत्म। अच्छा चलो क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू में क्या होगा बेटा? ये प्लेट इधर धक्का देगा, तो बेटा E2 तो इस तरफ हो गया, ठीक है। E1 भी उधर ही धक्का देगा, E1 E2 दोनों उधर हो गए, तो बताओ E नेट कितना हो गया? यहां लिख लूं फॉर पॉइंट Q, E नेट बेटा आपकी दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है। यही रिजल्ट पॉजिटिव में आ जाएगा, मीन्स 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब बेटा अगर सिग्मा दोनों के बराबर है, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो E नेट टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा प्लस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, 2 से 2 मर गया, E नेट आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया बेटा। ये सिमिलर चार्ज के लिए था। इधर समझ लो कि जब अपोजिट प्लेट होंगी तब क्या होगा, वो केस सेकंड है, ठीक है। व्हेन प्लेट्स आर अपोजिटिवली चार्ज, ठीक है। मान लो ये ऐसे
और ये वाला ऐसे, ठीक है। इसको मैंने प्लस 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 दिया, माइनस 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 माइनस, ये रहा पॉइंट P, अगेन ये रहा पॉइंट Q। बस अब की मैं फिगर बनाऊंगा, ये बॉल तुम करोगे। देखिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगेन सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। बेटा ये पॉजिटिव है तो इधर धक्का देगा, E1 हो जाएगा। अगर मैंने सिग्मा 1 बोल दिया है बड़ा है सिग्मा 2 से, तो बड़ा एरो कर देना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ी हो जाएगी, सिंपल सी बात। अच्छा सिग्मा 2 क्या होगा बेटा, नेगेटिव प्लेट है, ये आपको अपनी तरफ ही खींचेगी, E2 भी इधर हो गया, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए फॉर पॉइंट P, ठीक है। E नेट कितना आ जाएगा इस केस में, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो ओनली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, कैपेसिटर में काम आएगा भैया। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, क्योंकि उनमें सेम चार्ज होता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और रिजल्ट अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर हो गए तो 0 हो जाएगा। इस रिजल्ट का उल्टा रिजल्ट हो जाता है वहां पे, ठीक है, क्योंकि ये प्लेट आपकी E2 इधर हो जाएगा बाहर के लिए, E1 इधर हो जाएगा। जो फिगर यहां पहले बीच में बना था यहां बाहर बना है, फर्क बस इतना है, E1 E2 डिफरेंट है, ठीक है। चलो समझ गए, मिटा दें, ये केस क्लियर है, ठीक है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा, एक और नोट में लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज थिक शीट। भाई सीट अगर थिक हो, मोटी सीट हो, जैसे कि मैं ऐसे बना दूं, सही से बन जाना, बहुत मारूंगा, ठीक है। ये थिक सीट है, बेटा ये मोटी सीट है तो इसके इस तरफ भी चार्ज होगा, इस तरफ भी चार्ज होगा, तो दोनों की फील्ड ऐड हो जाएंगी। मान लो यहाँ पर मुझे पॉइंट P पे फील्ड निकालना है, तो ये इधर वाला मान लो ये सिग्मा है, एक इसके पीछे वाला भी सिग्मा रहेगा, 2 हो जाएंगे, तो दोनों की फील्ड इधर ही आ जाएगी, E1 भी इधर, E2 भी इधर, ठीक है, समझ गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट खत्म, ठीक। ये थिक सीट की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, अंदर थोड़ी निकालोगे उसके, ठीक है। वैसे भी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती। चलो ये हो गया, ये भी समझ गए। अब बेटा बढ़ते हैं लास्ट एप्लीकेशन,
3 एप्लीकेशन की बात करी थी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भाई आपके लिए, क्या ही इंपॉर्टेंट है, सब सारा इंपॉर्टेंट तो इसी में भरा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये लास्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कंडक्टिंग सेल, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, क्योंकि वो भी सेल जैसा बिहेव करता है। अगर मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो चार्ज दोगे तो सारा सरफेस पे आ जाता है, इस वजह से। चलो एक शेल मानते हैं, शेल मतलब अंदर से खोखला, ये एक शेल, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसको चार्ज दिया गया, सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके खोपड़ी मतलब सरफेस पे, सारा चार्ज इसके खोपड़ी पे आ गया। अब देखो, अब हमें यहां 3 केस बनाने हैं और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा सरफेस पे ही आया, वॉल्यूम पे नहीं आया। ठीक है, वॉल्यूम मतलब अंदर चार्ज नहीं है हर जगह, पूरे वॉल्यूम में चार्ज नहीं फैला, सरफेस पे ही फैला। तो कंफ्यूज मत होना कि 3D है तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले लें, नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे 3 केस बनेंगे। एक केस बनेगा जब पॉइंट बाहर हो, आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड। एक ऑन द सरफेस का बनेगा, एक इनसाइड का बनेगा। ठीक है, पहले हम आउट का कर लेते हैं। When point P outside the shell, ठीक है, ये केस फर्स्ट है। अब सेल जब आउटसाइड है तो बताइए, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम आप लगाएंगे तो उसका पहला स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस मानते थे। तो एक स्फीयर के लिए सिलेंडर मानना तो अच्छी बात नहीं, तो इस वजह से हम एक स्फेरिकल अब की मानेंगे। देख पा रहे हो, जी, ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है पासिंग थ्रू पॉइंट पी, और जिसकी रेडियस बेटा कितनी है, जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, इसमें अच्छी ये बात है कि इसमें एक ही सरफेस होता है, हमें 2-3 एरिया एलिमेंट मानने की जरूरत नहीं है। एक चुपचाप यहाँ डीए मानो, ज्यादा बवाल के चक्कर में ना पड़ो, ये डीए वेक्टर, और बेटा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रेडियली आउटवर्ड होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। अरे वाह, थीटा हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री। चलो तो फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया जाए। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, तो फाई ई इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की जगह 0 डिग्री रख दो, ई बाहर किया, डीए अंदर। डीए मतलब ये गॉसियन सरफेस स्फीयर का एरिया आ जाएगा, तो ई इंटू कितना आ गया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला स्टेप तो बोलो कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप पे आए, नाउ चार्ज एनक्लोज्ड बाई, ओ भाई इनक्लोज्ड बाई गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। गॉसियन स्फेरिकल सरफेस की वजह से चार्ज कितना इनक्लोज होगा,
अरे भैया देखा जाए तो सारा चार्ज उसी के अंदर ही तो है, तो सारा चार्ज उसके अंदर इनक्लोज है। तो Q इज इक्वल टू बेटा होता सिग्मा इंटू एरिया। एरिया किसका लोगे, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का लोगे कि जो स्फेरिकल सेल था उसका लोगे? तो बेटा चार्ज किसके ऊपर है, स्फेरिकल सेल के ऊपर है, तो उसका एरिया लोगे। तो Q कितना आ गया, सिग्मा ऐसे रखो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा बेटा ये। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो। फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख दो फाई ई की वैल्यू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ तो कैंसिल होगा, कुछ तो कैंसिल होगा, 4 पाई से 4 पाई मर गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ गया सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन स्टार, ये आउटसाइड के लिए। अच्छा इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें अगर आपको दिक्कत हो रही है। सिग्मा की जगह क्यू बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको जब तोड़ेंगे क्यू बाई ए मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर और नीचे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से एक फॉर्मूला और बन के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। आउटसाइड के लिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर गॉसियन सरफेस मतलब वो जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उसकी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है। वैसे फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वैसे ये भी आया है, ठीक है। तो ये था बेटा आउटसाइड के लिए। ये स्टार क्यों बोल रहे हैं, ये डबल स्टार, स्टार तो वो आउटसाइड का हो गया। ऑन द सरफेस पे बढ़े, ऑन द सरफेस पे बेटा तो वो तो बहुत आसान। केस केस ना रहो केस चलो देखो केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, when point P just outside the surface। बेटा ये बोल दे तो इसका मतलब ये ना समझना बाहर है, ऑन द सरफेस की बात हो रही है, जस्ट आउटसाइड का मतलब ही बाहर ना समझ कर लेना, ठीक है। इस केस में बेटा अगर यही पॉइंट खिसक के यहां आ गया तो तुम्हें नहीं लगता स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो गया? जी हाँ, स्मॉल आर बिकम इक्वल टू कैपिटल आर। तो बताओ यहां रख दो। नाउ इक्वेशन स्टार बिकम्स कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लो ये ट्रिपल स्टार हो गया। तो जब ऑन द सरफेस इतना होता है, और बेटा यही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सरफेस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। आगे बढ़ो इनसाइड पे। नाउ केस थर्ड यही देख लो कितने में आ जाएगा, फिर इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे और ये टॉपिक खत्म। आपका 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाएंगे इस पर। केस थर्ड, इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। बेटा स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, मतलब अंदर की बात हो रही है। यहां पर कहीं पॉइंट पी है मान लो, तो आपकी गॉसियन सरफेस ऐसे जाएगा पास होते हुए,
ये गॉसियन सरफेस है ना, अब कि ये बेटा स्मॉल आर हो गया, तो स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो गया, वही तो मैंने लिखा इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, दैट मींस इनसाइड सेल की बात हो रही। बेटा सेल के अंदर अगर है तो आप देख रहे हो इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं, देयर इज Q enclosed by Gaussian spherical surface is 0, so electric field will also be 0, 4 स्टार। ठीक है बेटा, तो गॉसियन स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये हो गए तीनों केस, और बहुत आता है ये डेरिवेशन एग्जाम में। ठीक, अब ध्यान दो, अब इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। वो ग्राफ बना दूं, ये मिटा दूं, वो ग्राफ देख लीजिए। बस आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। इतना क्या बहुत हो गया। ग्राफ 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 ग्राफ, वेरिएशन E वर्सेस R। E देखो R, यहां है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है स्फेरिकल सेल, ये है उसका सेंटर, ये है कैपिटल R, हाँ ये ऑन द सरफेस है। तो बेटा आपको याद होगा कि जब तक सरफेस के अंदर है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R का रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, 0। ये यहां ऐसे चलेगा, ठीक है। अब सरफेस पे आ गए, सरफेस पे आते ही अपने मैक्सिमम पर आता है, ये ऊपर जाएगा ग्राफ, चला जा, ठीक है। उसके बाद आपने बाहर देखा, बाहर जानते हो क्या होता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर होता है, तो बाहर ये ग्राफ ऐसे रहेगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। यहाँ E इज इक्वल टू, सॉरी ये कब है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है, ठीक है। और ये मैक्सिमम फील्ड है, और ये मैक्सिमम फील्ड याद है कितनी थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट थी, E मैक्स। तो मैक्सिमम फील्ड होती है सरफेस पे। ये ग्राफ भी बहुत पूछा जाता है, यहाँ चार्ज दे दो भाई, ये चार्ज सेल है, ऐसे नहीं हरा गहरा सेल नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ भी एग्जाम में आता है, हल्के मत लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसको सही से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।